विषाणु के खोज कौन किया था? विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक किया था। रूस के वैज्ञानिक था इवानोव्स्की। इवानोव्स्की 1892 ईस्वी में खोज किया था। 1892 ईस्वी में खोज किया। तंबाकू के जो पत्ती होता ना है, यही तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग के कारण खोज करते समय देख रहा था। सुन तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग खोज रहा था। और खोजते खोजते मोजेक को खोज लिया। विषाणु की खोज, यानी तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग विषाणु से होता है। लुई पास्चर जो दूध में पाचीकरण की खोज किया था, वही लुई पास्चर। और बेंजरिक, लुई पास्चर बेंजरिक ने इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था, है ना। जब खोज किया था रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में, है ना, 1892 ईस्वी में तंबाकू के पत्ती पर मोजेक रोग वायरस का खोज किया था। तो उसमें वायरस ने मोजेक रोग खोज किया। तो उसमें लुई खोज किया था वायरस के मोजेक रोग के द्वारा। लेकिन लुई पास्चर और बेंजरिक ने जीवित तरल संक्रामक नाम दिया था कि जीवित है, तरल है, संक्रामक रोग नाम दिया वायरस को, लुई पास्चर और बेंजरिक ने। एड्स के विषाणु को 1896 ईस्वी में खोजा गया। 92 में विषाणु खोजा गया था। 4 वर्ष बाद, है ना, एड्स के विषाणु को 1896 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, हिंदी में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस 1896 में खोजा गया। इसका नाम है HIV, ह्यूमन वायरस नाम दिया। विषाणु जो होता है, विषाणु अति सूक्ष्म कण परजीवी भी है, दूसरे जीव पर रहता है। अकोशिकीय है, इसका कोई बिना कोशिका का बनल है। सब जीव कोशिका का होता है, तो ऐसा जीव है जो बिना कोशिका का है। यह कोशिकीय है और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण का बना होता है। और सब न्यूक्लियो प्रोटीन का नहीं, विशेष प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन कण का बना रहता है, जो जीवित परजीवी है। तो जीवित परपोषी के अंदर रह करके जन्म करता है। जीवित परपोषी के अंदर घुस जाता है और इसी के अंदर रह करके जन्म करता है, रिप्रोडक्शन करता है। जीवित परपोषी घुसता है, ऐसे तो मरल रहता है। जीवित में जहीं प्रेजेंट होता है तो जन्म करने लगता है। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु विज्ञान कहते हैं। विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की 1892 ईस्वी किया। जब खोज कर रहा था तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग खोजा था, इसी में पता चला कि ये मोजेक रोग वायरस होता है। तो उसका नाम उस समय जीवित तरल संक्रामक नाम दिया गया था। लुई पास्चर और बेंजरिक ने किया जीवित तरल संक्रामक नाम दिया, वायरस नहीं नाम दिया था उसमें। 4 वर्ष बाद 96 में मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस खोज होता है, जो एड्स में होता है, यानी कि HIV। इसका नाम शॉर्ट नाम है HIV वायरस का खोज होता है 96 में, 1896 है जी, 1996 जी, साल भर के बाद होगा 1996, ठीक ना, गलती जगह से पढ़ रहे थे। 1892 की जगह पर 96 है, 1996 HIV वायरस का खोज होता है। विषाणु अति सूक्ष्म परजीवी में दूसरे जीव पर रहता है। अकोशिकीय है, बिना कोशिका का है। ये विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण का बना होता है। जब जीवित परपोषी के अंदर रहता है तो जनन करने लगता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकता है, बाकी किसी से नहीं। विषाणु विज्ञान का अध्ययन को विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी कहते हैं।
अच्छा, विषाणु की संरचना देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, विषाणु की संरचना कैसा होता है, इसका संरचना कैसा, किस आकार का होता है। विषाणु की रचना में प्रोटीन के आवरण है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन कण के तो बनना ही है। इसका आवरण जो रहता है प्रोटीन का रहता है। वही प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसलिए न्यूक्लिक प्रोटीन कहलाता है आवरण। प्रोटीन का आवरण रहता है, यह प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है, वो घिरा न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। बाहरी आवरण या कैप्सिड कैप्सिड में बहुत सी प्रोटीन इकाई होती है। बाहरी आवरण में या कैप्सिड में देखिएगा ना, तो बहुत सारा प्रोटीन रहता है। और जहाँ वह बहुत सारा प्रोटीन रहता है कैप्सिड के, इसलिए कैप्सोमेर कहते हैं। कैप्सोमेर कहते हैं इसको। संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं। संपूर्ण कण जो होता है वायरस का जितना कण है सबको विरियन या वायरियन कहते हैं। तो रचना में क्या देखें कि प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है वायरस, जिसको न्यूक्लियो अम्ल होता है। प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है, घिरा न्यूक्लियो अम्ल होता है। प्रोटीन के आवरण से घिरा रहता है चारों तरफ, और घिरा रहता है उसको न्यूक्लियो अम्ल होता है ना। बाहरी आवरण और कैप्साइड में बहुत सी प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन को कैप्सोमेर कहते हैं। संपूर्ण कण जो रहता है, संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं। विषाणु के संपूर्ण कण को विरियन कहते हैं। विषाणु का संरचना देख लिए। अब विषाणु के प्रकार देखते हैं, प्रकार कितने प्रकार का होता है ना। विषाणु परजीवी भी होता है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जन्म करता है। वही परपोषी प्रकृति के अनुसार, वही जीवित परपोषी प्रकृति के अनुसार, परपोषी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। कहता है 3 प्रकार का। पादप विषाणु जो प्लांट वायरस बोलते हैं। पादप विषाणु का मतलब हो गया पादप विषाणु। इसमें न्यूक्लिक अम्ल, देख विषाणु में तो न्यूक्लिक अम्ल रहते कर, ठीक ना लिखल है, देखिए यहाँ पर लिखल है। विषाणु विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है। विषाणु क्या है? विषाणु एक प्रकार का विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जन्म करता है। विषाणु की संरचना देखा जाए प्रोटीन के, वही न्यूक्लियो प्रोटीन कण के तहिए है। वही प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो न्यूक्लियो तो सब में रहता है, जितना विषाणु सब प्रकार में न्यूक्लियो रहता है। प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। बाहरी आवरण और कैप्साइड में बहुत से प्रोटीन इकाई होता है, जिसे कैप्सोमेर बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर विषाणु के 3 प्रकार है। परपोषी प्रकृति का 3 प्रकार है। पहला पादप विषाणु, इसमें न्यूक्लिक अम्ल तो हवे करता, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल का बना ही है, विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन का बना रहता है। इसमें पादप विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है आरएनए के रूप में रहता है। आरएनए के रूप में रहता है पेड़ पौधा में, जैसे टीएमवी हो गया पादप विषाणु। एक में न्यूक्लिक अम्ल होगा तो होगा, न्यूक्लिक अम्ल होगा लेकिन आरएनए के रूप में होगा। और जंतु विषाणु में एनिमल वायरस में होता है, जंतु विषाणु में इसमें भी न्यूक्लिक अम्ल होगा, लेकिन यह सामान्यतः डीएनए और कभी कभी आरएनए में होता है। जंतु में भी न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। डीएनए और आरएनए कभी कभी आरएनए में होता है, ज़्यादा डीएनए में होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस। इन्फ्लुएंजा और मम्प्स जंतु विषाणु है, इसमें भी न्यूक्लिक
अम्ल होगा, लेकिन डीएनए ज़्यादा कभी कभी आरएनए के रूप में होता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो जंतु विषाणु के एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा, मम्प्स वायरस। अगला है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? यह जीवाणु भोजी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। ये केवल की बात है, जीवाणु के ऊपर आश्रित है। बैक्टीरिया में जीवाणु होता है, और जीवाणु भोजी मैंने जीवाणु नाम है, यानी कि ऐसा वायरस जो जीवाणु पर डिपेंड होता है। ये केवल जीवाणु के ऊपर आश्रित होता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल इसमें भी होगा, लेकिन डीएनए के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है। जैसे टी2 फेज पाया, बैक्टीरियोफेज है। क्या कहते हैं? विषाणु के 3 प्रकार है, प्राकृतिक और 3 प्रकार है। पादप विषाणु, इसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के रूप में रहता है, जैसे टीएमवी। जंतु विषाणु एकम न्यूक्लिक अम्ल डीएनए कभी कभी आरएनए में रहता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, मम्प्स वायरस जंतु वायरस है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर डिपेंड रहता है ना, जीवाणु, या इसको जीवाणु भोजी, जीवाणु पर डिपेंड होता है वायरस। केवल जीवाणु पर डिपेंड होता है। जैसे इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए रहता है, डीएनए जंतु की तरह डीएनए रहता है। जंतु में डीएनए था और बैक्टीरियोफेज में डीएनए है, और पादप में खाली आरएनए रहता है, जो टीएमवी है। बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया पर डिपेंड रहता है वायरस केवल। इसमें डीएनए के रूप में न्यूक्लिक अम्ल रहता है। टी2 फेज बैक्टीरियोफेज है। अब चलते हैं विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण और सजीव होने के लक्षण। निर्जीव होने का लक्षण यही है कि ये कोशा रूप में नहीं रहता, इसलिए निर्जीव होता है। कोशा मतलब कोशिका के रूप में रहता है, इसमें कोशिका रहबे नहीं करता। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ के भांति बोतल में भर करके कई वर्षों तक रख सकते हैं। निर्जीव विषाणु को चाहिए ना, क्रिस्टल बना दीजिए, बना करके निर्जीव पदार्थ की तरह हम लोग बोतल में कई वर्षों तक रख सकते भर के। क्रिस्टल बना दीजिए और क्रिस्टल बना करके बोतल में भर दीजिए, कई वर्षों तक रख लेते बोतल में, तो निर्जीव पदार्थ की तरह। यही है निर्जीव होने का लक्षण। कोशा रूप में नहीं पाना, क्रिस्टल रूप में बना करके कई वर्षों तक रखना बोतल में, और क्रिस्टल रूप में बन गया तो विषाणु निर्जीव पदार्थ की तरह रहता है। विषाणु के सजीव होने का लक्षण, यह न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल रहता है और न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुण होता है, और द्विगुणन होता है। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचता है तो जीवित कोशिका पहुंचते ही यह सक्रिय रूप से काम करने लगता है, और यह एंजाइमों का संश्लेषण करता है, एंजाइम का भी संश्लेषण करने लगता है, इसलिए हम सजीव होने का लक्षण है। न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होना, जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाना, और एंजाइमों का संश्लेषण करना सजीव होने का लक्षण है विषाणु का। विषाणु में प्रजनन भी होता है, तो सुनिए कैसे प्रजनन करता है। रिप्रोडक्शन इन वायरस विषाणु में प्रजनन। विषाणु गुणन की विधि के द्वारा प्रजनन होता है। विषाणु गुणन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। मल्टीप्लिकेशन गुणन को बोलते हैं। विषाणु से लाभ क्या है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस के महत्वपूर्णता माने लाभ। विषाणु से लाभ, विषाणु से बहुत सारा लाभ है। जैसे विषाणु, पहला लाभ है कि विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाया जाता है। इसके कारण इसका उपयोग, विषाणु का उपयोग जैव विकास के रूप में माने इवोल्यूशन माने जैव विकास के रूप में अध्ययन करने में किया जाता है।
सजीव निर्जीव दोनों होता है, इसलिए जैव विकास के रूप में इसका अध्ययन होता है। विषाणु की सहायता से जल के खराब होने से बचा जाता है। जल जब खराब होगा उसको जल को खराब होने से बचा जाता है। और जीवन भोजी पर डिपेंड होता है विषाणु, है ना। विषाणु जैसे पढ़े तो हम लोग जंतु बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु जो होता है जीवाणु पर डिपेंड होता है। इसमें डीएनए के रूप में न्यूक्लिक अम्ल रहता है, जैसे टी2 फेज। वही है विषाणु से लाभ भी है कि जीवन भोजी जल जो रहता है उसको सड़ने से रोकता है विषाणु, और नील हरे शैवाल की सफाई करने में सहायता है। तो लाभ में तो कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, बस सजीव निर्जीव होता है तो जैव विकास का अध्ययन होता है, जल को खराब होने से सब बचाता है। जीवन भोजी जो जल रहता है ना, बैक्टीरियोफेज जो रहता है जल को सड़ने से रोकता है। और नील हरे शैवाल जो होता है, नील हरे शैवाल इसको सफाई करने में भी सहायता करता है। विषाणु करता है सहायता नील हरे शैवाल को सफाई करने में, यानी कि नील हरे शैवाल रहेगा उसको सफाई करना तो विषाणु डाल दो, खत्म। विषाणु से हानि, तो विषाणु से हानि हार्मनेस ऑफ वायरस। हार्मनेस में तो हानि, विषाणु से हानि तो बहुत सारा हानि है। विषाणु से पौधा में अनेक प्रकार का रोग होता है। विषाणु से पौधा में भी रोग आता है बहुत सारा, जैसे टोबैको रोग। टोबैको अभी देखिए, टोबैको जब विषाणु के खोज हो रहा था ना, रूसी वैज्ञानिक का रहा था इवानोस्की 1892 में, तो तंबाकू के पत्ती मोजेक रोग से होल था विषाणु खोज। पादप विषाणु जो है टीएमवी होता है, टीएमवी पादप विषाणु है। इसमें भी न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के रूप में होता है, यही मोजेक रोग है टीएमवी। चलिए आगे पढ़िए, पता चलेगा। विषाणु से हानि, पहला, विषाणु से पौधे में अनेक प्रकार का रोग होता है, जैसे टोबैको रोग। टोबैको रोग जो होता है मोजेक रोग है। मोजेक रोग होता है तंबाकू के पत्ती में जी, यहीं से होता है रोग विषाणु खोज। ये है टोबैको है। टोबैको रोग मोजेक वायरस ये है। मोजेक रोग जो होता है टोबैको वायरस होता है। मोजेक रोग है ना, मोजेक रोग जो होता है तंबाकू के पत्ती में होता है ना, टीएमवी वायरस होता है। टीएमवी मतलब क्या, मोजेक ना, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी से होता है। यहीं से हुआ था उसके, इसने 1892 में टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी वायरस का खोज किया था। इससे तंबाकू के पत्ती में होता खोज, तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग हो जाता है। मोजेक है तो मोजेक रोग न होगा। बनाना वायरस, तो बनाना में केला वायरस है 1, इसी के द्वारा बनाना वायरस के द्वारा केला में होता रोग। केला में रोग होता है, कौन सा रोग कहलाएगा ये, बंकी टॉप ऑफ बनाना नामक पादप रोग होता है। तो पूछेगा बनाना वायरस 1 वायरस है, तो हाँ वायरस है। कहाँ होता है, केला में। कौन सा रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग होता है। इससे क्या होता है, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग से केला की फसल को भारी नुकसान होता है। अब भारत में यह रोग इसके पड़ोसी देश श्रीलंका से आया है। भारत में जो आया है बंकी टॉप रोग श्रीलंका से, लीजिए श्रीलंका से भारत पहुंच गया। आलू की फसल में रोग होता है, कौन सा वायरस है, तो पोटैटो मोजेक। पोटैटो में आलू होता है, तो आलू के फसल में होने वाला रोग को एम से मोजेक PM भी बोल सकते, तो क्या बोलेंगे, TMV कैसे है, तंबाकू के पत्ती में रोग होता है, TMV वायरस है, और इसको रोग होता है नाम मोजेक रोग। उसी तरह से आलू का पत्ता भी, आलू के फसल में भी TMV है, PM भी हो जाएगा, है ना, PMV। पोटैटो मोजेक वायरस, पोटैटो मोजेक वायरस,
पोटैटो मैजक वायरस आलू के फसल में होता है, यानी कि पीएमवी आलू के फसल में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मोजेक रोग होता है तंबाकू के पत्ती की तरह। तंबाकू के पत्ती में मोजेक रोग, आलू के पत्ती में भी मोजेक रोग होता है। फर्क कितना ही है, तंबाकू के पत्ती में टीएमवी वायरस होता है और आलू के पत्ती में पीएमवी वायरस होता है। इसमें पत्ती का होता है, आलू के पत्ती का होता है, आलू की पत्तियाँ चित कबरापन होता है। मोजेक मतलब क्या होता है, चित करापन होता है। कुछ नहीं, हानि क्या देखे, विषाणु से हानि होता है कि विषाणु से पौधे में अनेक प्रकार के रोग होता है, जैसे टोबैको रोग, टीएमवी रोग, टोबैको मोजेक वायरस है। इसे मोजेक है तो मोजेक रोग होता है, तंबाकू के पत्ती में होता है मोजेक रोग। उसी तरह से पीएमवी वायरस है पोटैटो मोजेक वायरस, इससे भी मोजेक रोग होता है, यानी कि पत्ते चित्तकरापन होता है आलू के पत्ते। बनाना वायरस वन रोग जो होता है वायरस है, इसके द्वारा केला में रोग होता है। उसका नाम है बाकी टॉप ऑफ बनाना। भारत में जो आयल था यह श्रीलंका से आयल था। अब चलते हैं वायरस द्वारा मनुष्यों में भी होता रोग। वायरस के द्वारा मनुष्य में रोग है, जैसे खसरा, पित्त ज्वर। खसरा को मिसल्स बोलते हैं। पित्त ज्वर को बोलते हैं येलो फीवर, पित्त ज्वर। चेचक को स्मॉल पॉक्स चेचक है। हर्पिज हो गया, हर्पिज। अगला है इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो। रेबीज कुत्ता काटने से होता है रोग, रेबीज भी मानव में होता है, कुत्ता काट देगा तो। गलसुआ में गला फूल जाता है। ट्रैकोमा आँख में, ट्रैकोमा रोग, गलसुआ को मम्स बोलते हैं, मम्स। ट्रैकोमा को ट्रैकोमा, एड्स को एड्स से बोलते हैं। मस्तिष्क शोथ, इंसेफेलिटिस, मस्तिष्क शोथ आदि खतरनाक रोग है, वायरस होने वाला रोग है, मनुष्य में फैलता है। यहाँ है गलसुआ मम्स। विषाणु के 3 प्रकार होता है, 3 प्रकार में परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार का होता है। पादप जंतु, यही जंतु में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और कभी भी आरएनए के रूप में रहता है न्यूक्लिक अम्ल। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस सब जंतु विषाणु है। जंतु की जगह मानव होने वाला रोग है ना। गलसुआ मम्स और इन्फ्लुएंजा जंतु वायरस है और मानव होता है दोनों। तो मनुष्य द्वारा मनुष्य में, वायरस के द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग खतरनाक रोग, जैसे खसरा मिसल्स, पित्त ज्वर, चेचक, हर्पिज, इन्फ्लुएंजा, चेचक को स्मॉल पॉक्स भी बोल सकते हैं। पोलियो, रेबीज जैसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, रेबीज को हाइड्रोफोबिया। गलसुआ मम्स जो जंतु वायरस है। ट्रैकोमा, एड्स। मस्तिष्क शोथ को इंसेफेलिटिस बोलते हैं। खतरनाक रोग है जो मानव में होता है सब रोग। पारा देखते खसरा के बारे में। खसरा रोग पैरामिक्सिन वायरस से बच्चों में होता है। ये खसरा रोग जो होता है वायरस होने वाला, कौन सा वायरस, तो खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस होता है। यही पैरामिक्सो वायरस से खसरा रोग होता है, और खासकर बच्चा में होता है, ठीक ना। जब खसरा रोग पैरामिक्सो वायरस से होता है बच्चा में, तो खसरा रोग के समय संपूर्ण शरीर जो होता है बच्चा के ऊपर प्रभावित होता है। पित्त ज्वर होता है रोग अरबो से है ना। इसमें क्या होता है, अरबो वायरस के द्वारा क्या होता है, कैसे फैला सुने। पित्त ज्वर जब होगा तो अरबो वायरस होती है। अरबो वायरस आता कहाँ से, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जब काट देगा तो अरबो वायरस है, अरबो वायरस ही पित्त ज्वर बना देता है। ये रोग है पित्त ज्वर। चेचक में तीव्र ज्वर, चेचक जब होगा कोई आदमी को बहुत तेजी से बुखार लगता है, ज्वर आता है,
और शरीर में काफ़ी दर्द भी होता है, और चेहरा और छाती जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा धब्बा पड़ जाता है ना। हर्पीज रोग, हर्पीज रोग, हर्पीज वायरस का होता है, नाम है बच्चे में होता है। जिस तरह से खसा रोग बच्चे में होता है पैरामिक्सी वायरस के द्वारा, उसी तरह से हर्पीज रोग हर्पीज वायरस के द्वारा होता है और भी बच्चे में होता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र को गंभीर रोग है। इन्फ्लुएंजा जो रोग है श्वसन तंत्र का गंभीर रोग है, जो अर्धोमिक्सु वायरस के द्वारा फैलता है। पूछे यहाँ से इन्फ्लुएंजा जो फैलता है रोग, इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र, सांस लेने में दिक्कत होगा जब इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो किस वायरस से फैलता है सांस लेते वक्त? तो अर्थोमैक्सी वायरस होता है। यही अर्थोमैक्सी वायरस के द्वारा इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र रोग होता है। बच्चों में पोलियो का संक्रमण स्पाइनल कार्ड तथा अस्थिमज्जा में होता है। जैसे बच्चों में पोलियो रोग होता है, सही बात है। पोलियो का संक्रमण के कारण होता है ना। बच्चों में पोलियो का संक्रमण जो होता है, बच्चों में पोलियो का संक्रमण जो होता है स्पाइनल कार्ड तथा अस्थिमज्जा माने बोन मैरो, अस्थिमज्जा माने बोन मैरो में होता है। पूछे बच्चों में पोलियो रोग होता है, कहाँ रोग होता है, कहाँ होता है? स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड इतना तो अस्थिमज्जा माने बोन मैरो में होगा पोलियो रोग। रेबीज जो होता है, रेबीज रोग हाइड्रोफोबिया माने रेबीज नामक वायरस से फैलता है। हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। रेबीज को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इंग्लिश में। रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इस रोग के लिए उत्तरदायी है वायरस से फैलता है ना, का संक्रमण मस्तिष्क में होता है। रेबीज जो हाइड्रोफोबिया नामक वायरस है इससे फैलता है। जब काटता कोता तो हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज का टीका लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है, वायरस है ना संक्रमण मस्तिष्क में फैल जाता है। यही मस्तिष्क को फैला देता है तो आदमी पगला जाता है, भौंकने लगता है। गलसुआ रोग एक ऐसा रोग है जो मनुष्य के जीवन काल में एक बार होता है। गलसुआ रोग ऐसा है मनुष्य के ज़िंदगी में एक बार होबे करता है। इसमें क्या होता है, गलसुआ रोग जब होता है ज़िंदगी में एक बार, यह रोग मनुष्य में लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। गलसुआ किसको प्रभावित करेगा? मनुष्य में लाल ग्रंथि को प्रभावित करता है। और लाल ग्रंथि को प्रभावित होगा तो यही ग्रंथि में सूजन होता है। ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो विषाणु के द्वारा भी होता है। ट्रैकोमा विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, आँख में होता है। इस रोग में मनुष्य के नेत्र में सूजन और जलन होता है। एड्स नामक रोग का पूरा नाम HIV है। HIV वायरस से होता है एड्स रोग। एक्वायर्ड एक का पूरा नाम है जी, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, ए से सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम है एड्स रोग। ये जो रोग होता है वो HIV वायरस रोग होता है। इस रोग में मनुष्य का जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट होता है, यानी कि इम्यूनिटी खत्म होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट होता है एड्स रोग में, जिससे शरीर
वजह जिसके कारण शरीर अनेक रोगों से चपेट में आ जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट हो तो बहुत सारा रोग आ जाता है शरीर में, एड्स होगा तो। वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाला रोग खसरा जब होता है, खसरा रोग पिरामिक्सी वायरस के कारण होता है, बच्चों में होता है। इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है खसरा में, जो पिरामिक्सी वायरस से होता है बच्चा में। फिर पित्त ज्वर जो होता है, पित्त ज्वर रोग भी वायरस के द्वारा होता है मनुष्य में। पित्त ज्वर आर्बो वायरस के द्वारा होता है। अब मच्छर के काटने से आर्बो वायरस आता है, पित्त ज्वर रोग फैला देता है। फिर चेचक आता है, स्मॉल पॉक्स, चेचक में तीव्र ज्वर आता है। इसमें पित्त ज्वर है, आर्बो वायरस के द्वारा फैलता है पित्त ज्वर, मच्छर काटने से होता है। चेचक में तीव्र ज्वर आता है और शरीर में काफ़ी दर्द होता है और चेहरा और छाती पर धब्बा पड़ जाता है। अगला हर्पीज रोग भी जो है हर्पीजा वायरस होता है। ये भी बच्चों में होता है खसरा की तरह। इन्फ्लुएंजा जो है, यह भी इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र है वाला रोग है। श्वसन में होने वाला रोग को इन्फ्लुएंजा रोग कहते हैं। आर्थ्रोमिक्सो वायरस होता है। पोलियो रोग, जिसको पोलियो बोलते हैं, ये बच्चा में होता है खसरा। हर्पीज रोग बच्चों में और पोलियो रोग भी बच्चा में होता है। यह पोलियो का संक्रमण स्पाइनल कार्ड अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है पोलियो रोग। फिर आता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसको। रेबीज रोग भी यह हाइड्रोफोबिया नाम के से जानते हैं। इसमें वायरस के द्वारा होता है। इसमें वायरस का संक्रमण मस्तिष्क में होता है तो रेबीज हाइड्रोफोबिया होता है तो आदमी पगला जाता है, कुत्ता से भौंकता है, मस्तिष्क में होता है। गलसुआ रोग, यह भी एक प्रकार का मनुष्य के जीवन काल में एक बार होता है। गलसुआ जिंदगी में एक बार होता है तो गलसुआ गला में होता है ना, जिस कारण गला सूजन होता है, अपना ग्रंथियों में सूजन आता है। लार ग्रंथि को प्रभावित, ग्रंथि में किसको, लार ग्रंथि को प्रभावित है गलसुआ। कैसे गलसुआ लार ग्रंथि को प्रभावित करता है, इसलिए ग्रंथि सूजन होता है। ट्रैकोमा आँख की बीमारी है, यही चीज़ लिखल है यहाँ पर। चेचक हो गया, यहाँ देखिए ट्रैकोमा और एड्स और मस्तिष्क स्वच्छ देख रहा है। ट्रैकोमा भी एक प्रकार का नेत्र रोग है, नेक आँख में होने वाला रोग है। यह विषाणु द्वारा होता है। इसमें ट्रैकोमा में आँख में होता है, विषाणु के द्वारा होता है, इसलिए आँख सूज जाता है, जलन आता है। एड्स जाने रहे हैं कि एड्स का पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यहाँ लिखा है। ये HIV वायरस के द्वारा होता है रोग। इसमें मानव का प्रतिरक्षा प्रणाली नष्ट होता है, जिसके कारण शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाता है। एड्स होने का कारण क्या है? एड्स किस कारण से होता है? एड्स 5 कारण से होता है, याद कर लेना। संक्रमित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करेंगे, नहीं संक्रमित रक्तदान को संक्रमित करेंगे, यानी कि संक्रमित बने एक जगह से दूसरी जगह रक्त का दान करेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन संक्रमित रक्तदान से। असुरक्षित यौन संबंधी से होता है एड्स, है ना, इसलिए सुरक्षा से करना चाहिए यौन सेक्स। संक्रमित सुइयों का प्रयोग से, संक्रमित सुई से भी होता है, और संक्रमित माता पिता के गर्भ में पल रहे बच्चा से भी होता है। और संक्रमित व्यक्ति के रेजर, टूथब्रश आदि से भी एड्स हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के रेजर रहेगा, रेजर से कट जाएगा, टूथब्रश मुंह धोने से भी एड्स होता है। एड्स से बचने का कुछ उपाय है, कौन कौन जरा सुनिए। एड्स से बचने का उपाय है बहुत सारा। एक ही सहभागी जिससे संक्रमण ना हो
उसी से यौन सेक्स संबंध रखना चाहिए। एक ही सबाकी से सेक्स कहते रहना चाहिए जो संक्रमण नहीं है एड्स से, उसी से एक ही सबाकी से सेक्स करना चाहिए, यौन रखना चाहिए संबंध। संभोग मैंने मैटिंग, मैटिंग मैंने संभोग कहते हैं। मैटिंग के समय या संभोग के समय कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। आस्टरलाइज सुई का प्रयोग करना चाहिए। आस्टरलाइज जो सुई होता है उसी आस्टरलाइज सुई का प्रयोग करना चाहिए। एड्स जिस व्यक्ति के साथ होता है भोजन करने, बातचीत करने, चुंबन करने, साथ रहने से नहीं फैलता है एड्स। इस सबसे एड्स से हम लोग बच सकते हैं। एड्स निवारक रोग औषधि है। एड्स जिसको हो गया उसको से छुटकारा पाने के लिए कुछ दवा भी है। जैसे HIV वायरस से एड्स रोग होता है, इसलिए उसका वायरस के नाम पर HIV थर्ड देख दिया गया। दवाई का नाम है HIV थर्ड खाएगा तो एड्स खत्म। कॉम्बिनेशन थेरेपी, कॉम्बिनेशन थेरेपी। AZT, ए से लेके जेड लास्ट, फर्स्ट लास्ट और टी बीच में 23। AZT3 इसका नाम हो गया पूरा ए से हो गया एजिटो थाई। ए से हो गया एजिडो थाई माइडिन, MIDIN। AZT3 सुरामिन, सुरामन, साइक्लोस्पोटिन, रिबाबायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन। अगला है HPA23, HPA23, HP पावर होता ना है, HPA23 को तोड़ दीजिए। 23 डाई डिऑक्सी है ना, डाई डिऑक्सीसाइटिडीन। 23 डाई डिऑक्सीसाइटिडीन। ये सब एड्स से बचाव के लिए दवाई का नाम है। HIV3 थर्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। AZT3 सुरामिन, साइक्लोस्पोटिन, रिबाबायरिन, अल्फा इंटरफेरॉन, HPA23, 23 डाई डिऑक्सीसाइटिडीन। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया। जितना सब के सब प्रोकैरियोटिक जीव आता है इसमें मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। मोनेरा जगत के जितना जीव है ना सब सूक्ष्मतम और सरलतम होता है। जीव जो होता है मोनेरा जगत के जीव सूक्ष्मतम और सरलतम होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जगत के जीव प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम जीव माना जाता है मोनेरा जगत को। मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ जीवन की थोड़ी भी संभावना मौजूद होता है, वहाँ पर मोनेरा जगत के जीव मिल जाता है। जैसे मिट्टी, जल, वायु, गर्म जल के जो झरना है वहाँ 80 डिग्री C तक मिल जाता है मोनेरा जगत के जीव। हिमखंड के तली में भी, रेगिस्तान में भी मिलता है मोनेरा जगत। क्या देखें, सभी प्राकृतिक जीव आते हैं, सूक्ष्मतम होता है, सरलतम होता है।
सबसे प्राचीनतम जीव माना जाता है मुनेरा जगत के है, सबसे प्राचीनतम है ऐसा माना जाता है। वो ऐसा स्थान पर मिल जाता है मुनेरा जगत के जीव ऐसा स्थान पर मिलता है जहाँ जीवन की संभावना होता है, वहाँ पर मिल जाता है। जैसे मिट्टी में भी जीवन की संभावना है, जल, वायु, गर्म जल के झरना जो 80 डिग्री सी तक, हिमखंड की तली में, रेगिस्तान में मिलता है मुनेरा जगत। मुनेरा जगत के कुछ लक्षण है। मुनेरा जगत के जीवधारी के मुख्य लक्षण क्या क्या सुने। इसका लक्षण यही है, यह सभी प्रोटीन जीव तय करता है। इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिका संगठन पाया जाता है। किस प्रकार के कोशिका संगठन? प्रोकैरियोटिक प्रकार के जीव शामिल होता है, इसलिए प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिका संगठन पाया जाता है। अर्थात कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बांधा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन पाया जाता है, इसलिए है ना, इस कोशिका संगठन में प्रोकैरियोटिक होने के कारण कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ के किसी झिल्ली द्वारा बांधा नहीं होता, कोई झिल्ली के द्वारा नहीं बांधा रहता, बल्कि जीव द्रव में बिखरा रहता है। मुनेरा जगत के जीव द्रव में बिखरा रहता है, बिल्कुल झिल्ली के द्वारा बांधा नहीं रहता। इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ होता है, माने बहुत मजबूती होता है। इसमें पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो अम्ल भी होता है। पॉलीसैकेराइड के साथ साथ अमीनो अम्ल भी होता है। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, क्योंकि झिल्ली द्वारा बांधा नहीं रहता तो फिर केंद्रक झिल्ली कहाँ रहेगा, केंद्रक झिल्ली भी नहीं रहता, अनुपस्थित होता है। अब जब केंद्रक झिल्ली नहीं रहेगा तो माइटोकांड्रिया, गोल्जी काय रिक्तका भी अनुपस्थित रहता है, यह भी नहीं रहता है। माइटोकांड्रिया, गोल्जी काय रिक्तका भी नहीं रहता है। ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी के साथ साथ प्रकाश संश्लेषी, रसायन और परपोषी भी होता है मुनेरा जगत, क्योंकि प्रकाश में प्रकाश संश्लेषी कर देता है, रसायन में रसायन संश्लेषी करता है, परपोषी होता है। कुछ सदस्य होता है मुनेरा जगत कैसा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता पाया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो रहता है, वायुमंडल में बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है, उस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर देता है, इसलिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है मुनेरा जगत में। तो लक्षण में क्या कहते हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिका संगठन पाया जाता है, इसलिए इनके कोशिका संगठन पाया जाता है। किस प्रकार का प्रोकैरियोटिक प्रकार से, इसलिए कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बांधा नहीं रहता। आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन कोई झिल्ली के द्वारा आनुवंशिक पदार्थ नहीं बांधा रहता, बल्कि यही आनुवंशिक पदार्थ जो है ना, जीव द्रव में बिखरा रहता है। जीव द्रव में प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिका संगठन पाया जाता है, इसलिए कोशिका भित्ति होता है, लेकिन आनुवंशिक पदार्थ जो होता है ना, मुनेरा जगत के कोशिका में देखिएगा को आनुवंशिक पदार्थ होता है जो झिल्ली के द्वारा नहीं बंधा रहता, बिल्कुल जीव द्रव में बिखरा रहता है। ऐसा कोशिका भित्ति मुनेरा जगत के पौधा है, इसलिए कोशिका भित्ति है अत्यंत सुदृढ़ होता है, और प्लस इसमें पॉलीसैकेराइड प्लस में अमीनो अम्ल भी होता है। केंद्रक झिल्ली माइटोकांड्रिया है ना, झिल्ली द्वारा बंधा नहीं रहता, इसलिए केंद्रक झिल्ली भी नहीं रहता है। माइटोकांड्रिया गोल्जी काय रिक्तका भी नहीं रहता है। प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, परपोषी होता है मुनेरा जगत। प्रकाश संश्लेषी, रसायन परपोषी होता है। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता रखता है मुनेरा जगत। अब चलते हैं मुनेरा जगत का वर्गीकरण क्या है। पीछे भी हम लोग पढ़े थे, है ना, जो परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान ले लेता है कौन, लिनिस दिया था द्विजगत वर्गीकरण, वो हट कर कब ले लेता है, आर 6 देता है,
1969 में 5 जगत बना लिया। जो आता है 5 जगत में कौन कौन आता है? मोनेरा अभी पढ़ रहे हैं, प्रतिष्ठा,